हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में या फॉरेंसिक रेलेवेंस में कैसे काम करता है, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मॉलिक्यूलर रेलेवेंस क्या है, कैसे कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कितने प्रोटीन्स को कोड करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डीएनए फॉरेंसिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज डीएनए फॉरेंसिक्स। ओके, तो डीएनए फॉरेंसिक्स ऑब्वियसली टू वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड होता है डीएनए और दूसरा वर्ड क्या होता है, फॉरेंसिक्स। डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें हम सबको बहुत बेहतर तरीके से पता है, हम पहले भी बहुत सारा कुछ डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक सा जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो है ये कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ओके, एंड फॉरेंसिक्स क्या होता है, फॉरेंसिक का कोई बहुत सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। पुराने समय में फॉरेंसिक्स तो था ना, एक वर्ड से मिलके बना था, वो वर्ड था फोरम। फोरम का क्या मतलब होता था, ऐसे प्लेस जहाँ पे किसी भी तरह का लीगल मैटर को डिस्कस किया जाता था, जो कि मोस्टली एंशियंट रोम पीरियड में ये सारी चीजें होती थी। तो उस फोरम से हमने एक वर्ड बना दिया जो कि क्या बनाया, फॉरेंसिक्स। तो ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे हम लीगल स्टडीज के साथ जस्टिस डिलीवर करते हैं या किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय यूजिंग द लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सर्टेन एरिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेंसिक्स बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत कुछ जानने वाला नहीं था, डीएनए क्या होता है, फॉरेंसिक्स क्या होता है। और डीएनए फॉरेंसिक्स क्या हुआ कि उसी डीएनए को उसी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को यूज करके किसी को जस्टिस दिलाना, किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लीड करना, वही ब्रांच क्या हो जाती है, डीएनए फॉरेंसिक्स हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर समझे तो डीएनए फॉरेंसिक्स इज आल्सो नोन एज अ फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस, इज द यूज ऑफ डीएनए एविडेंस टू हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल और सिविल केस। तो सिंपल सी बात है, डीएनए का यूज करके आप किसी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हो, आप ऐसे केसेस सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे एविडेंस हमारा क्या है, डीएनए है। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, डीएनए फॉरेंसिक्स बोल दिया। कैसे काम करता है डीएनए फॉरेंसिक्स, तो हमारे ह्यूमन जीनोम में डीएनए का जो सेगमेंट होते हैं, डीएनए में मल्टीपल रीजन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसटीआर बोलते हैं, या वाईएसटीआर बोल दिया, या एसएनपीज बोल दिया, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल दिया। तो इन्हीं चीजों को यूज करके हम किसी इंडिविजुअल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, हम सबसे पहले उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसको जीनोटाइपिंग करके हम इलेक्ट्रोफेरोग्राम को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफेरोग्राम क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के डीएनए प्रोफाइल को हम इलेक्ट्रोफेरोग्राम कहते हैं। तो उसको जनरेट करके कंपेयर करके पता कर लेंगे कि ये सैंपल किससे मैच हो रहा है, जिससे मैच होगा वही पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इससे बिलोंग हो रहा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन वहां पे प्रेजेंट था, या फिर जिस तरह से हम आप केस को लीड करेंगे उस कंक्लूजन पर हम उस प्रोफाइल के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो यही यही ब्रांच ऑफ साइंस, यही ब्रांच ऑफ फील्ड क्या होता है, दैट इज व्हाट डीएनए फॉरेंसिक। डीएनए को यूज करके आप किसी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। प्रोसेस क्या इन्वॉल्व रहता है, आइसोलेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड जीनोटाइपिंग। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक टर्म पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए को कैसे यूज करते हैं, उसका इनहेरिटेंस में क्या रोल रहता है, ये सब हमको पता है। बट क्या चीज हमारे लिए थोड़ा सा आज बैक लूप में काम करती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कैसे फंक्शन करता है, कैसे इनहेरिट होता है, क्या ऐसा होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए से काफी अलग बनाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूक्लियर डीएनए और एम्प्टी डीएनए के बीच में ये होता है कि एम्प्टी यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियर डीएनए कैसा होता था, लीनियर होता था। तो आप ये याद रखेंगे कि एम्प्टी डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब एम्प्टी डीएनए में ना तीन रीजन्स होते हैं, HV1, HV2 एंड HV3। बट जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं तो फॉरेंसिक्स में हमारे सिर्फ दो रीजन काम के होते हैं। पहला रीजन होता है HV1 रीजन, और दूसरा रीजन होता है HV2 रीजन। ओके, इन्हीं दोनों रीजन्स का यूज करके हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 22 तरह के टीआरएनएस होते हैं, 2 तरह के आरआरएनए होते हैं, और
13 टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन को कोड करता है, एक नहीं मल्टीपल प्रोटीन्स को कोड करता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस का काम इन्हीं के फंक्शन के बेसिस पे होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कितने बेस पेयर का बना होता है, तो ये 16,569 बेस पेयर्स का बना होता है। तो अगर इतने बेस पेयर है तो ऑब्वियसली वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, और अगर वो सर्कुलर इन स्ट्रक्चर है और वो किस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। एक चीज और बता दूं कि जो HV1 HV2 रीजन्स है ना, ये कंट्रोल्ड रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम डी लूप भी कहते हैं। ओके, तो ऐसे लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, डी लूप कंटेन्स व्हाट रीजन्स, और ऑप्शन में दिया होगा HV1 और 2, और सिर्फ HV2 और सिर्फ HV1 एंड 3। तो यू शुड रिमेंबर कि HV1 और HV2 की बात हो रही है। ठीक है, अब मल्टीपल टाइप्स के इसमें जैसे सिड भी हो गया, CO2 एक रीजन हो गया। तो जब भी हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का पीसीआर रन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग प्राइमर्स डिजाइन करते हैं। तो ही ये डीएनए एम्पलीफाई होगा, अदरवाइज न्यूक्लियर डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा, वो भी एम्पलीफाई हो सकता है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी एम्प्टी डीएनए के बारे में। तो ये फैक्ट आप एज अ लाइक अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हो, तो वहां पे आप इसको एज अ स्टोरी इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बस थोड़े थोड़े फैक्ट्स याद रखने हैं और वो चीजें आपके काम आएंगी। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होता है, मतलब सर्कुलर होता है। ओके, और कितने बेस पेयर का बना होता है, 16,600 या 569। ओके, और ये 13 स्ट्रक्चरल पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट रिक्वायर्ड रहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, तो क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है एटीपी का सिंथेसिस। हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब क्या, कि वो एटीपी जनरेट कर रहा है, और वो एटीपी किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ट्रांसफर होता रहता है FADH2 से NADH2 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन चेन पढ़ते हैं। वो सारी चीजें किससे रिलेटेड रहती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। और अगर वो किसी तरह का प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका खुद का डीएनए होगा जो वो चीजें कर रहा होगा, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को समझने से पहले हमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पता होना चाहिए। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होती है, कि एक एलील पेरेंट्स से, एक एलील मदर से आता है, दूसरा एलील किससे आता है, फादर से आता है। तो वो दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हमको दो एलील्स हर जनरेशन में मिलता है, राइट। तो उसी तरह से उस इनहेरिटेंस को हमने क्या बोल दिया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोल दिया, कि एक फादर का और एक मदर का। बट अगर सिर्फ एक पेरेंट से ट्रांसफर हो रहा है, उसमें दोनों पेरेंट्स का रोल नहीं है, इधर इट कुड बी अ फादर और इट कुड बी अ मदर, तो वो इनहेरिटेंस को क्या बोल देंगे, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि वो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, क्योंकि वो सिर्फ मदर से उसके चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। ओके, तो मदर ही है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, और वो अपने बच्चे को उस पर ट्रांसफर करेगा। कैसे, क्यों सिर्फ मदर ही ट्रांसफर कर रही है, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना याद रखो कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, सिर्फ मदर से उसके चाइल्ड में वो डीएनए ट्रांसफर होता है। ओके, तो सबसे पहले इसका एंशिएंट टाइम में इस डीएनए का एनालिसिस कैसे हुआ था, तो हगुची एक साइंटिस्ट थे, तो वो ना क्वागा पे काम कर रहे थे। क्वागा क्या होता है, क्वागा एक जेब्रा लाइक स्पीसीज होती है। तो वो ना 1883 में एक्सटिंक्ट हो गया था, तो उसके रेमिनेंट्स वगैरह मिले होंगे। तो जो उन्होंने न्यूक्लियर डीएनए उससे ऑब्टेन किया, तो वो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का था, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा था, बहुत कम था। तो उनको ना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, फिर वो शिफ्ट हो गए किस पे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे। उसकी मसल से उन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाला और उसको सीक्वेंस कर दिया। ओके, तो वहां से ना साइंस में एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव सामने आया, कि अब साइंटिस्ट ने फोकस किस पे करना शुरू कर दिया, mtDNA पे फोकस करना शुरू कर दिया। और 1984 में उन्होंने अपना एक पब्लिकेशन भी पब्लिश किया, जिसके बाद सारा फोकस साइंस में सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए से ना रह के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे भी ट्रांसफर हुआ। इसके बाद ये काम, अब देखिए 1883 में ये चीजें हुई, अब जाके एक बड़ा बड़ा टर्नओवर सामने आया, दैट वाज
इन 1981 क्या हुआ था, कैम्ब्रिज रेफरेंस सीक्वेंस आई थी। क्या होती है कैम्ब्रिज रेफरेंस सीक्वेंस? तो एंडरसन एक साइंटिस्ट थे जो कि इस सीक्वेंस पे काम कर रहे थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का पूरा जीनोम को सीक्वेंस किया, और पूरा जीनोम सीक्वेंस करने के बाद उन्होंने एक सीक्वेंस पब्लिश करी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, एंडरसन सीक्वेंसेस। ओके, फिर बाद में उसमें कुछ चेंजेस हुए और बाद में उसी को रिवाइज्ड करके पब्लिश किया गया, जिसको हमने नाम दिया रिवाइज्ड कैम्ब्रिज रेफरेंस सीक्वेंस, RCRS। ओके, तो उसको जीन बैंक में पब्लिश कर दिया गया। अब आप कोई भी साइंटिस्ट अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम सीक्वेंस करता है तो वो उसको किस किस सीक्वेंस से कंपेयर करता है, म्यूटेशन हो गया, क्या चेंजमेंट आया, इसको कैसे पता लगाता है, तो इसको पता लगाता है RCRS से कंपेयर करके। ओके, तो RCRS कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम का सीक्वेंस है। बाकी के आप जो भी डेटा एनालिसिस करते हो तो उसके कंपैरिजन के लिए आप इन्हीं सीक्वेंसेस को यूज करते हो। तो इस स्लाइड में जितनी बातें थी, आई थिंक आपको वो सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं चीजें समझाऊंगी। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करी थी या मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करी थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स के स्क्रीनशॉट लगाए। ये सारे पेपर्स ना 1980s के टाइम पे हैं, जब ये टॉपिक नया नया बाहर आया था। तो कितने सारे पेपर पब्लिश हुए जो मैटरनल इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। तो क्या होता है मैटरनल इनहेरिटेंस, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, शी इज अ फीमेल एंड ही इज अ मेल। अब फीमेल के पास ये जो देख रहे हो ना, ये कुछ स्पेशल चीज है जो कि आप देखोगे तो सिर्फ उसके चाइल्ड्स में ट्रांसफर हो रही है। तो ये इसका बेटा है, इसके पास भी वो चीज आई है। ये इसकी बेटी है, उसके पास भी वो चीज आई है। ये भी इसका बेटा है, उसके पास भी वो चीज आई है। और ये भी इसकी बेटी है, उसके पास भी वो चीज आई है। अब इसने इनके बेटे की शादी हुई किसी और लेडी के साथ, तो देख रहे हो कि वो चीज ट्रांसफर नहीं हो पाई। लेकिन इनकी बेटी की शादी जब किसी और के साथ हुई तो वो चीज ट्रांसफर हो गई। राइट, इसकी भी बेटी की शादी जब किसी और के साथ हुई तो वो चीज ट्रांसफर हो गई, और ट्रांसफर हो रही है हर चाइल्ड में। बट ट्रांसफर किससे हो रही है, सिर्फ मदर से। यहाँ पे भी सिर्फ मदर से ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पे भी इस चाइल्ड में सिर्फ मदर से ट्रांसफर हुआ। अब जब इनकी शादी किसी और से होगी तो वो भी किससे ट्रांसफर होगा, सिर्फ मदर से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। और ये क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, यही ट्रांसफर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये बात समझ में आ गई? तो इसी को हमने क्या बोला, मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये सिर्फ मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ये मेल में भी होगा और फीमेल चाइल्ड में भी होगा, लेकिन इसको ट्रांसफर करने का काम, इसमें सिर्फ रोल किसका रहेगा, सिर्फ मदर का रोल रहेगा, फादर का कोई रोल नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगी आप। ओके, तो मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। उस पार्ट को मैंने थोड़ा सा थ्योरी में लिख दिया है, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो चीजें आपको काम आ जाए। तो अब इसमें एग और स्पर्म की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है ये मैं आगे आपको स्लाइड के थ्रू, पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। ओके, तो शी इज अ मदर एंड ही इज अ फादर ऑफ समवन चाइल्ड। ओके, फादर क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, एंड मदर क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा। अब देख रहे हो, स्पर्म का जो सिर्फ न्यूक्लियस का पार्ट होता है, जो हेड होता है, वही जाके ओवा को फ्यूज करता है। उसका टेल पार्ट हम सबको पता है, जब हमने ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो टेल पार्ट हमेशा क्या हो जाता है, निकल जाता है। कौन सा पार्ट जाके फ्यूज करता है, सिर्फ ये हेड रीजन। और अनफॉर्चुनेटली उसके टेल पार्ट में ही माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्रेजेंट होता है। तो मेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, वो तो टेल के साथ पीछे रह गया, और पहुंचा ओवा के पास कौन, सिर्फ हेड रीजन, जिसमें उसका न्यूक्लियर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं है। तो क्या हुआ, अब ओवा के पास तो एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया ही भरे पड़े होंगे, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में तो फीमेल का ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, मेल का तो होगा नहीं। और मेल का तो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच ही नहीं पाया, सिर्फ न्यूक्लियर पहुंच पाया। तो पेरेंट से ये बच्चे में ट्रांसफर किसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हुआ, ऑब्वियसली मदर से ही हुआ। अब जब यही प्रोसेस हर जनरेशन में चलता रहेगा, तो किसी भी जनरेशन में फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओवा तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हर जनरेशन में सिर्फ मदर का ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर होता रहेगा उसके बच्चे पे। ये बात समझ में आ गई? इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, मैटरनल इनहेरिटेंस। ओके,
अब देखेंगे कि इसका फॉरेंसिक रेलेवेंस क्या होता है, आखिर क्यों इस चीज को हमने इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में यूज किया और कैसे यूज किया। तो फॉरेंसिक्स में हमको पता है कि न्यूक्लियर डीएनए का अमाउंट बहुत कम हो सकता है कि कुछ ऐसे सैंपल्स को हम डील कर रहे हो जो बहुत सालों पुराने हो, सेंचुरीज हो चुकी हो उनको दफनाए हुए, स्केलेटन्स मिले हुए, राइट। तो उसमें न्यूक्लियर डीएनए ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने सारे प्रेजेंट रहते थे, राइट। जब हम बचपन में सेल बनाते थे, यूकैरियोटिक सेल बनाते थे, तो हम उसको फिल करने के लिए या तो राइबोसोम फिल कर देते थे पूरे सेल में, या तो क्या मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया बना देते थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारे कुछ भी मन आ रहा है तो बना रहे हैं। एक्चुअली में हमारे सेल में यूबिक्यूटस मतलब बहुत सारे, बहुत अलग अलग रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मटेरियल हाई रहेगा, अच्छी क्वांटिटी में रहेगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अगर ये डीएनए नहीं मिला, न्यूक्लियर डीएनए नहीं मिला, तो हम एम्प्टी डीएनए को यूज करके कुछ कुछ ना कुछ करके किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने किसका यूज कर लिया, मैटरनल लीनिएज का यूज कर लिया। हो सकता है कि हमको किसी चाइल्ड का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला, फादर नहीं है, तो हमने उसकी मदर से कंपेयर कर लिया, उसकी नानी से कंपेयर कर लिया, उसकी मामी से कंपेयर कर लिया, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये डेड बॉडी बिलोंग्स टू दिस फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, स्केलेटल मटेरियल मिले, हेयर मिला। अब हेयर में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमको हेयर रूट के साथ मिला है, तो रूट में तो न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन अगर रूट नहीं है, सिर्फ शाफ्ट मिला, तो अब हम क्या करेंगे, तब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एनालिसिस होगा, और उसको एनालिसिस करके, उसकी सीक्वेंसिंग करके, उसको कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से फॉरेंसिक्स में हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज करते थे। ओके, समझ आ गया सब कुछ। अब हम देखेंगे कि हम कौन-कौन से बायोइन्फो में कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके एनालिसिस के लिए हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के एनालिसिस के लिए जिनको यूज करते थे। तो एक टूल होता है स्नैपजीन व्यूअर। स्नैपजीन व्यूअर क्या करता है कि इसमें ना एम्प्टी डीएनए के एनोटेड सीक्वेंसेस रहते हैं। तो अगर आपने कोई डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया माइटोकॉन्ड्रिया का, और आपने उसका सीक्वेंस जनरेट कर लिया, तो उस सीक्वेंस को कंपेयर कहाँ कर लोगे आप, स्नैपजीन व्यूअर एक टूल में रहेगा, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो। सेक्सकेप होता है। सेक्सकेप क्या होता है कि ये अलाइन और एनालाइज करेगा फॉरेंसिक एम्प्टी डीएनए के सीक्वेंसेस को। एक प्रॉपर अलाइनमेंट जनरेट करके ही तो आप डेटा एनालिसिस कर पाओगे। तो आप सेक्सकेप का यूज करते हो। उसके बाद माइटोमैप। माइटोमैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जितने तरह के म्यूटेशन अभी तक पॉसिबल हुए हैं या साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं, वो सारे म्यूटेशंस का एनालिसिस आप मैप में जाके कर सकते हो। उसके बाद किन मिक्सर में क्या होगा, किनशिप एनालिसिस क्या होता है, फैमिली का एनालिसिस, राइट, फैमिली ट्री का एनालिसिस। तो आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यूज करके आप उसका फैमिली एनालिसिस कर सकते हो। तो कहाँ से यूज करोगे, क्या सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आप यूज करोगे किन मिक्सर। ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट्स मैंने इसके दे रखे हैं कि कैसा कौन सा आप दिखता है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके अच्छे से इसको समझ सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये किनशिप मिक्सचर है। ये है शायद, आई थिंक माइटोमैप है। ये माइटोमैप है, ये किनशिप एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ये सेक्सकेप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के फोटोज दे रखे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, और जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जा रही हैं। यू कैन इमेजिन। सो one advice I will give, if you ever study science, now what you have to do is just imagine the things inside your brain. Try to animate it inside your brain. Try to imagine how the things are working, how the mitochondria actually looking, how it is transferring from one generation to another generation. So if you will try to learn science from that perspective, you will definitely learn so much, and it will be so easy for you to understand the most toughest concept of science. Okay, so yeah, thank you so much everyone. Take care. Bye bye.